गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम टू ETS इंग्लिश बाय टाइगर सर लर्निंग विद फन। मैं फाखर जफर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीटेट पेपर फर्स्ट। तो लास्ट सेशन में मैंने आपको सीटेट के बारे में समझाया था, सीटेट क्या होता है, किस तरह से इसका एग्जाम होता है और कितने पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड सेकंड। तो जाकर आप वो वीडियो देख लेना। मेरा जो लास्ट सेशन था वो सीटेट का ही था, तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं ऐड कर दूंगी वीडियो का लिंक, ठीक है, वहां से जाकर देख सकते हो। और जिसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स के वो भी। तो जैसे मैंने आपसे कहा भी था, जिसका पेपर फर्स्ट होता है ना, वो जो है आपका फर्स्ट टू फिफ्थ स्टैंडर्ड के लिए होता है। गवर्नमेंट स्कूल में आपकी जॉब लग जाती है और आप फर्स्ट टू फिफ्थ स्टैंडर्ड को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन अगर आप पेपर सेकंड भी इसका क्वालिफाई कर लेते हो तो आप फर्स्ट टू एट्थ स्टैंडर्ड के लिए एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। तो अभी मैं जो आपको करा रही हूँ प्रीवियस ईयर पेपर, वो मैंने पेपर फर्स्ट करा रही हूँ, ठीक है। और ये क्लास अभी जो है वीक में 2 और 3 डेज रहा करेंगी। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी इसकी, वो मैं आपको पेपर सेकंड उसमें कराऊंगी, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। और इसके अलावा आपका जो है एडवांस मैथ्स तो चल ही रहा है, ठीक है, जिसमें हम सरकम सेंटर हमने कंप्लीट कर लिया था ना, और ऑर्थो सेंटर भी कंप्लीट कर लिया था। उसमें बस क्वेश्चंस मुझे आपको कराने हैं ट्रायंगल से रिलेटेड, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज क्लास को। और जरा वीडियो को फटाफट शेयर कर दो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है इंग्लिश बाय टाइगर सर, ये मेन ग्रुप है। इसमें आप इंग्लिश से रिलेटेड अपने डाउट पूछ सकते हो या फिर कोई भी क्वेरी है आपकी चैनल से रिलेटेड, ठीक है, तो आप यहाँ पर अपना डाउट या फिर क्वेरी पूछ सकते हो, ठीक है। मैथमेटिक्स बाय फाखर मैम, ये मेरा ग्रुप है। इसमें मैं क्विज कराती हूँ, PDF अपलोड कराती हूँ, जितना भी मैं यहाँ पर पढ़ाती हूँ सब जाके ग्रुप में अपलोड कर देती हूँ, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट ग्रुप है ये, आप इसमें अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो मैथ्स से रिलेटेड, तो इसे आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो, हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ये आपका सन 2021 में जो सीटेट हुआ था ना, उसका ये पेपर है, ठीक है, पेपर फर्स्ट। सीटेट, ठीक है, सीटेट पेपर फर्स्ट। आपसे क्या कह रहा है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 60, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज ट्वाइस द नंबर ऑफ बॉयज, द रैंक ऑफ रोहित इज 17 फ्रॉम द टॉप, टोटल हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ बॉयज कैन बी आफ्टर रोहित। आपसे कहा गया है कि भाई कुल कितने छात्र हैं? 60 छात्र हैं, जिसमें से लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की दुगनी है। मतलब अगर लड़के x हैं, ठीक है, अगर लड़के x हैं, बॉयज में मैं b बना देती हूँ, तो गर्ल्स कितनी है? दुगनी है। तो कितनी हो जाएगी दुगनी? मतलब 2x हो जाएगी, ठीक है। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो आपसे क्या कहा गया है? टोटल छात्र कितने हैं? 60 है। तो ये किसके बराबर होंगे? 60 के बराबर होंगे, ठीक है। आपसे कहा गया है रोहित अगर टॉप से 17 है तो बताओ रोहित के बाद कितने लड़के बचेंगे, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा? टोटल 3x, 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। इट मीन 20 लड़के हैं। 20 अगर लड़के हैं, 20 बॉयज हैं, तो रोहित जो है, रोहित की रैंक जो है वो कितनी है? 17 है। कहाँ से? टॉप से 17 है। उसके बाद क्या है? 18, 19 और 20 है ना। तो कितने बच्चे हो जाएंगे टोटल? 3। मतलब रोहित के बाद कितने लड़के बचेंगे? 3। तो 3 इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये आपकी समझ में आ गया होगा। आप देख सकते हो बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं। तो ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है सीटेट की, काफी जल्द की नोटिफिकेशन आने वाली है, तो फॉर्म फिल कर देना, अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलो स्टार्ट नाउ, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In 5 consecutive number, second number is 49. What is the product of even number? आपसे कहा गया है 5 क्रमागत संख्या है, ठीक है, जिसमें से दूसरी संख्या आपकी 49 है। तो बताइए जो इवन संख्या है ना, सम संख्या है, उनका उनका मल्टीप्लीकेशन अगर कराते हो, प्रोडक्ट कराते हो, तो क्या मिलेगा, ठीक है। अब भाई ये जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मतलब क्या होता है? लगातार। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूँ 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो ये क्या हो जाएंगे? ये आपकी कॉन्जिक्यूटिव संख्याएं हो जाएंगी। या फिर मैं लिख दूँ कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। इवन नंबर कौन सा हो जाएगा? कॉन्जिक्यूटिव जो लगातार आए। जैसे A 2 है तो 2 के बाद दूसरा इवन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? 4। 4 के बाद 6, 6 के बाद 8 एंड सो ऑन। तो ये लगातार जो है आपके क्या हो जाएंगे? इवन नंबर हो जाएंगे। इसी तरह से कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर अगर कहा जाए तो 3 5 6 7 है ना, 8 9, ये आपके कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हो जाएंगे, ठीक है, लगातार ऑड नंबर, ठीक है। इनके बीच का जो गैप है वो क्या रहेगा?
सेम रहेगा, इनका जो पैटर्न बनेगा वो क्या होगा, वो सेम होगा। ठीक है, तो ये आपकी लगातार संख्याएं होती हैं। तो इसी तरह से 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है जिसमें से 49 सेकंड है। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, अब आपसे क्या कहा गया है, अगर ये 49 है तो जाहिर सी बात है ये कितना होगा, ये 48 होगा। ठीक है, ये आपका 50 हो जाएगा, ये 51 हो जाएगा और ये 52 हो जाएगा, क्योंकि आपसे कहा गया है लगातार संख्याएं कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ इसमें से इवन नंबर कौन से, आप कहोगे 48, 50 एंड 52। ठीक है, ये वो इवन नंबर के होते हैं जिनको हम 2 से गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। ठीक है, तो 48 को आपको 50 से मल्टीप्लाई कराना है, देन 52 से। ठीक है, अब 50 का मतलब तो 5 ही रहेगा। ठीक है, इस तरह से 0 तो आना ही आना है, तो ये वाला ऑप्शन तो आप काट ही दो, है ना, बी से तो कोई मतलब है नहीं। अब देखो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, इसे आप जल्दी कैसे सॉल्व करोगे, वैसे तो नॉर्मली कर सकते हो, इनको मल्टीप्लाई कराओ और हो जाएगा, लेकिन जल्दी कैसे सॉल्व करोगे, 2 मेथड है, या तो आप इसे यूनिट डिजिट से फाइंड आउट कर सकते हो या फिर आप इसमें डिजिटल सम लगा सकते हो। ठीक है, तो अगर यूनिट डिजिट से देखें तो 8 और 16 है ना, 6 आएगा, 6 की जो है 0 से लास्ट में जो है 6 है क्या, 6 तो है नहीं इसमें, 8 6 आना चाहिए था। 51 52, द प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द इवन नंबर, इवन नंबर का तो ये रहेगा 48 50 एंड 52, 8 और 8 16, 8 5 40 एंड 0, डबल 0 तो आएंगे ही आएंगे लास्ट में। ये बात तो तय है, आंसर जो है इन दोनों में से ए और सी में से एक होगा, डी भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर जो है ना, अगर आप देखो 50 है तो एक इसका, फिर आप जब इससे मल्टीप्लाई करोगे 16 की तब भी कितना आएगा, 6 5 30, तो 2 0 हो जाएंगे, एक इसका और एक इसका, तो 2 0 में से जो है इन दोनों में से कोई एक आंसर तो होना ही होना है। ठीक है, अब इसमें क्या करो, अब इसमें डिजिटल सम लगा दो, सबसे बढ़िया वही रहेगा कि डिजिटल सम लगाओ, सबसे बढ़िया काम आपका ये रहेगा। 8 4 12, 12 मतलब 3। अब ये डिजिटल सम क्या होता है, ये चीज मैंने आपको सीटेट की जो फर्स्ट वीडियो है उसमें भी समझाई थी। जो आपके क्वेश्चन का सम होता है डिजिट का, क्वेश्चन के डिजिट्स का जो सम होता है वही आपके आंसर के डिजिट्स का सम रहता है। ठीक है, जैसे कि 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना। अब 12 के डिजिट का सम कितना होगा, 3। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0 तो 5 ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, अब 5 3 से कितना होता है, 15। अब 15 का भी आप डिजिटल सम लगा सकते हो, कितना हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 6 6 36 एंड 42, 42 का मतलब कितना हो जाएगा, 42 का डिजिटल सम 6, तो इट मीन्स डिजिटल सम क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो इसका अगर आप देखो 7 8 9 10 11 12 13, 13 का मतलब कितना हो जाएगा डिजिटल सम 4, तो ये तो आंसर होगा नहीं। 8 4 12 13 14 और 15, 15 आया ना, तो 15 का डिजिटल सम कितना होता है, 6, और यही क्या होगा आपका आंसर। ठीक है, डिजिटल सम बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है जब भी हमारी लेंथी कैलकुलेशन होती है, तो आप इस तरह से सॉल्व कर लो, बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, अब ये कहाँ अप्लाई नहीं होगा, ये अप्लाई तब नहीं होता मान लो इसका भी डिजिटल सम 6 आ रहा होता। ठीक है, तब उस केस में आप क्या करते हैं, उस केस में आप या तो यूनिट डिजिट से फाइंड आउट करते हैं या फिर आप क्या करते हैं, इसमें आपको कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन करानी पड़ती। ठीक है, ये वाली चीज हो जाती। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा गया है कि जो आपका डिजिटल सम है, स्पेशली अगर सीटेट जैसे जो एग्जाम्स होते हैं उसमें एक ही आपको मिलेगा जिसका डिजिटल सम सेम होगा, जो क्वेश्चन का होगा वही आपके आंसर का रहेगा। ठीक है, आई होप यू गॉट दिस सोल्यूशन। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैथमेटिक्स बाय पार्कर मैम ग्रुप में बोल सकते हो। ठीक है, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक थी, लॉन्ग में जाओगे तो पूरा सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो the area of a rectangular ground is 121 centimeter square, the breadth of the ground is 8 centimeter, then what is the length of the rectangular ground। आपसे कहा गया है आयतकार मैदान है, मतलब रेक्टेंगुलर ग्राउंड है, तो उसका क्षेत्रफल आपको 121 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, उसकी जो चौड़ाई है वो 8 सेंटीमीटर है और आपसे लंबाई यहाँ पर पूछी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इस क्वेश्चन के लिए पता होना चाहिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका होता है L इंटू बी, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको 121 गिवन है। ठीक है, L आपको फाइंड आउट करनी है और ब्रेथ कितनी गिवन है, चौड़ाई कितनी है, कहाँ गई, 8।
8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको बहुत अच्छे से पता है, अगर मुझे L फाइंड आउट करना है तो 121 को मैं इससे डिवाइड करा देती हूँ। कितनी बार में जाएगा? 8 1 ज़ा 8, 4 आ जाएगा, 8 5 ज़ा 41 एंड देन 8 1 ज़ा 8। तो कहाँ बैठा? 1 पॉइंट 15.1, 15.1 एक ही ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका है यहाँ पर। 8 1 8, फिर 5 टाइम्स आ जाएगा 0.1। आगे का आपको चेक करने की नीड ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप देखो 15 में दो ही आंसर है, एक आपका ये वाला और एक आपका ये है ना, बी और डी। तो अगर डेसिमल के बाद का आप डिजिट देखोगे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हमारा क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, तो 1 वाला ही हमारा ठीक है। आगे का हमें चेक करने की नीड बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये फास्ट वे होता है क्वेश्चन को टिक करने का। ठीक है, उसके आंसर को ऐसा नहीं है कि आप पूरा सॉल्व कर रहे हैं, इससे क्या होता है? टाइम कंज्यूम होता है। बस आपने देख लिया ना डेसिमल के बाद क्या है, बस इतना काफी है। मान लीजिए यहाँ पर 16 होता, ठीक है, तब तो ये और भी आसान होता। बस आप यहाँ पर 5 देखते हो और डायरेक्ट टिक कर देते हैं, आपको इससे मतलब ही नहीं होता कि डेसिमल के बाद आना क्या है। क्योंकि आप अगर आपका 15 मैच हो गया तो आंसर आपका सही है, क्योंकि 4 में से एक ऑप्शन था और वही आपका मैच हो गया। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है ये? ओके, देखो आपसे कह रहा है द रेट्स ऑफ वेरियस फूड आइटम्स आर गिवन बिलो। कुछ जो है आइटम्स के रेट्स आपको गिवन है, जैसे कि समोसा 5 रुपए, गुलाब जामुन 7 रुपए, ग्राउंड नट्स मतलब आपकी मूंगफली है ना 6.5 एंड ढोकला 8.5 है ना। मूंगफली को पे एक सॉन्ग भी बना था ना अभी, कच्चा बादाम, वहां पे साउथ में बोलते हैं मूंगफली को कच्चा बादाम। ठीक है, तो ये आपकी 6.5 रुपीज की है। ढोकला 8.5 और नींबू पानी का जो गिलास है वो कितना है? 11.5। तो आपसे क्या कहा गया? सोनाली है, वो पहुंच करती है, वो खरीदती है 2 समोसे, 3 मूंगफलियों के पैकेट्स, 2 गुलाब जामुन और 1 नींबू पानी का गिलास। 100 रुपए उसने दुकानदार को दिए, तो बताओ दुकानदार ने उसको कितने पैसे वापस किए? बहुत सिंपल क्वेश्चन है अगर आप देखो तो देखो एक समोसा अगर 5 का है तो 2 समोसे कितने के हो जाएंगे? 10 रुपए के। ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ डायरेक्ट, इनकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करा दूंगी। एक अगर 5 का है तो 2 कितने के हो जाएंगे? 10 रुपए के। ठीक है, अब गुलाब जामुन कितने लिए हैं? 2 गुलाब जामुन है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करा दूं, कितने हो जाएंगे? 14 रुपए के। ठीक है, और ये ग्राउंड नट्स के पैकेट कितने लिए हैं? 3, ये कितने हो जाएंगे? 18 और 19, 20.5। ठीक है, 0.5 क्या हो गया? 3 ही तो थे ना ये, 19.5। और ये कितना हो जाएगा? ढोकला, ढोकला तो इन्होंने खरीदा ही नहीं है ना, ढोकले का नहीं है ना इसमें। 8.5 का 2 समोसाज है, 2 ग्राउंडनट्स, 2 जलेबी, 1 नींबू पानी। अच्छा जी, एक नींबू पानी का गिलास है, कितने का? 11.5 का। ठीक है, 11.5। तो अगर आप इन्हें ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 10, 10 14 और 1 15 का 5, कैरी 1, 1 2 3 4 5, 55 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, 55 टोटल हो गया। अब आप 100 रुपए आपने दुकानदार को दिए, 55 रुपए दुकानदार ने आपके काट लिए, तो बचे कितने? 45 रुपए। तो आंसर कितना हो जाएगा? 45 रुपीज। मैं ये सोच रही थी कि इन्होंने जो है ढोकला नहीं खरीदा है ना, तो ढोकला का अमाउंट नहीं है, तो उसको रहने दो, बाकी का जितना है आप जो है ऐड करके लिख दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 45 रुपीज। ये तो बहुत ईजी है, ये तो आप आसानी से कर लोगे। कैसा क्वेश्चन है? कितना? जर्नल क्वेश्चन है ना। तो अगर आप जो है नॉर्मली, मतलब अगर आपने मैथ्स नहीं भी पढ़ी है, अगर आप सौदा खरीदने भी जाते हो तो इजीली इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हो। तो आप देख सकते हो खुद ही बहुत ही इजी लेवल है इसकी टेट का, पेपर फर्स्ट का। तो आपके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो जो है इसका फॉर्म आ रहा है बहुत जल्द, इसे फिल कर देना। ठीक है, चलो। हु amongst the following fraction respectively are। अब आपसे ये फ्रैक्शन है और ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है, आपसे पूछा गया, ये तो फ्रैक्शन है और आपको बताना है इसमें स्मॉलेस्ट मतलब जो सबसे छोटा है एंड ग्रेटेस्ट जो सबसे बड़ा है। ठीक है, कौन सी फ्रैक्शन होगी? अब ये कैसे करोगे आप? देखो, इसको करने के आपके पास 2 तरीके हैं। जो भी मेथड आपको अच्छा लगे, आपको इजी लगता है, आप वही मेथड अप्लाई यहाँ पर कर सकते हो। देखो,
पहला मेथड है इसका एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड में क्या, इन सभी फ्रैक्शन का आप जो है क्या करो, इनको सेम बना लो। सेम बनाने के लिए आपको आपको पता है ये आपका न्यूमिनेटर होता है, ये आपका डिनोमिनेटर होता है ना नीचे वाला। तो नीचे वाले जो डिनोमिनेटर उसे सेम बना लो। यहाँ पर है 2 3 5 6 और 4। तो एक ऐसा नंबर लो जो सबसे जो है यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाए। तो अगर हम यहाँ पे 30 ले लेते, नहीं 60 लेना पड़ेगा मे बी, है ना, क्योंकि 60 से 4। हाँ, तो अगर मैं यहाँ पर 60 लेती हूँ, ठीक है, एलसीएम किसका लिया है मैंने यहाँ पे, 2 3 5 6 और 4। तो कितना आ जाएगा, 60 मैंने यहाँ पर एलसीएम लिया है, ठीक है, क्योंकि 60 सबसे चला जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा, अगर आप देखो तो 60 हो जाएगा, तो 1/2 है। इसको अगर मुझे 60 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई कराऊंगी, 30 से। अगर ऊपर 30 से कराया तो नीचे भी 30 से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 30/60, ठीक है। इसी तरह से जो है इस वाले को अगर मुझे इसे जो है 60 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई कराऊंगी मैं इसे, 20 से। तो यहाँ पर भी किससे मल्टीप्लाई कराऊंगी मैं, 20 से। तो ये कितना हो जाएगा 20/60, ठीक है। अब इसी तरह से इसे मुझे 60 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई कराऊंगी मैं, 12 से। तो ऊपर भी किससे कराऊंगी, 12 से। तो ये कितना हो जाएगा आपका 60/48, ठीक है। इसको 10 से मल्टीप्लाई करानी होगी, ठीक है, कितना हो जाएगा 50/60, ठीक है। और इसको किससे मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, 15 से। तो ऊपर भी किससे कराओगे, 15 से। तो कितना आ जाएगा, 15 और 15 30 और 45, है ना, 60। अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर तो आपका सेम है। अब देख लो जो सबसे छोटा है, सबसे छोटा कौन सा है, ये आपका सबसे छोटा है क्योंकि 20 है। 60 तो सभी के नीचे है ना। अब आपको न्यूमरेटर चेक करना है, 20 है मतलब ये वाला 1.1 1/3, 1/3 क्या हो जाएगा आपका स्मॉलेस्ट, ठीक है। और ग्रेटेस्ट आपसे पूछा गया है, ठीक है। ग्रेटेस्ट आपको साफ साफ दिख रहा है, वो है आपका ये 1 2 3 4 वाला, 1 2 3 4 मतलब 5/6, ठीक है। तो एक तो ये मेथड होता है जो आपका एलसीएम मेथड है। अभी आपको एलसीएम मेथड अच्छा लग सकता है, वो इसलिए क्योंकि एलसीएम बहुत ही नॉर्मल सा आया था 60 और आप इजीली इसे कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन मान लीजिए अगर कुछ ज्यादा ही यहाँ पर जो है क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही बड़ा होता है, या फिर मान लो डेसिमल में चीजें होती हैं, या फिर बहुत ही गंदी फ्रैक्शन होती, तो उस केस में आप क्या करते हैं, देखो उस केस में आप सिंपली डिवाइड कराकर देख लिया करो। जैसे कि यहाँ पर 2 है, 2 को अगर मैं 1 से डिवाइड कराऊंगी तो कितना आएगा, 0.5 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर 3 है, तो 3 को अगर मैं डिवाइड कराऊंगी इससे कितना आएगा, 0.3 आएगा लगभग, ठीक है। अब 4 एंड 5 है तो 0 पॉइंट कितना आएगा, 8, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 0.8। यहाँ पर भी 0.8 आएगा, तो इसको एक डिजिट और सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, इस वाले को 0.8। ये तो पूरा पूरा कैंसिल आउट हो रहा है। अगर आप ये वाला देखो 4.5, तो ये तो पूरा 4/5, ये आपका पूरा पूरा कैंसिल आउट हो रहा है 0.8। लेकिन अगर आप इसको देखोगे तो ये आपका पूरा जो है डिविजिबल नहीं हो रहा है ना, क्योंकि देखो ये था ना आपका 5/6, ठीक है। अब कितनी बार में जाएगा, अगर आप ये देखो तो 0 तो लगेगा ही लगेगा, फिर आपका जाएगा कितना 6 8 जा 48, 2 बचेगा ना, और फिर 0 आएगा। तो कितनी बार जाएगा ये, अगेन 6 6 12 18, 0.83 एक्चुअल में ये आएगा, ठीक है। और भी इसके आगे है बट हमें 2 डिजिट तक हमारे लिए इनफ है। इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा 0.7। अब आप खुद देख लो, ये आपका लार्जेस्ट है और स्मॉलेस्ट कौन सा है, ये आपका स्मॉलेस्ट है, ठीक है। तो आप नॉर्मली इस तरह से डिवाइड भी करा कर देख सकते हो। ये मुझे काफी अच्छा मेथड लगता है जिसमें डायरेक्टली डिवाइड करा देते हैं, क्योंकि इसमें झमेला नहीं होता है एलसीएम लेने का। एलसीएम लेने का जो हमारा टाइम होता है वो नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चन में हमारा सेव्ड हो जाता है। लेकिन अगर आप एलसीएम लोगे, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था, इसमें तो 60 आ रहा था एलसीएम, इजी नंबर तो आपने इजी कैलकुलेट कर लिया। मान लो अगर गंदे गंदे नंबर होते हैं, ठीक है, तो अब आपको दिक्कत हो जाती है इनका एलसीएम कैलकुलेट करने में, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन ही आपको जो है क्या सिलेक्ट करना होता है, उसका मेथड, कि आपको क्या मेथड यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। चलो, आई होप ये क्लियर होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो,
आपसे कहा गया है डायमेंशन है गोडाउन की 7, 5 एंड 4 और जो पार्सल है उनके डायमेंशन आपको गिवन है। आपसे पूछा गया है टोटल कितने पार्सल जो है स्टोर में आ जाएंगे। ठीक है, मतलब एक तरह से एक रूम है उसमें आपको पार्सल फिल करने हैं, तो रूम की डायमेंशन और पार्सल की डायमेंशन आपको गिवन है। आपसे कहा गया है इसमें कितने पार्सल आ जाएंगे। अब इस क्वेश्चन में जो आपको ध्यान रखना है वो आपको यूनिट ध्यान रखनी है। देखो यहाँ पर मीटर है और यहाँ पर जो है आपका सेंटीमीटर है। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से पता है 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आप जो है क्या करो, देखो अगर इसे कैलकुलेट करोगे तो पॉइंट में आ जाएगा, ऐसा करो इसे ही कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो अगर आपको क्या फाइंड आउट करनी तरह से वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है ना, टोटल नंबर ऑफ कितने पार्सल, नंबर ऑफ पार्सल आपको फाइंड आउट करने हैं। तो इसमें आप वॉल्यूम ले लो किसकी, गोडाउन की, जो कि आपकी है 7 मीटर। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर कैलकुलेट करके लिख देती हूँ। 7 मीटर की जगह क्या आएगा, अगर मैं इस पूरे को 100 से मल्टीप्लाई करा दूं, है ना, 700, 500 और 400। ठीक है, मीटर में है ना, तो सेंटीमीटर में हमने इसे कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, और नीचे तो आपका सेंटीमीटर है ही 50, 25 और ये आपका 25। ठीक है, अब इसे नॉर्मली आप कैंसिल आउट कर लो, ये तो आपका 10 टाइम गया। ठीक है, और 25 से तो ये भी चला जाएगा आपका, 16 बार। और क्या क्या जा रहा है, अब इसे क्या करो, यूनिट डिजिट से सॉल्व कर लो, सबसे अच्छा यही रहेगा। अगर आप ऑप्शन पे ध्यान दो तो क्या आना चाहिए, 8 6 48, ए इसका आंसर है। देख लो कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। अब आप इसे पूरा जो है डिवाइड, आपको मल्टीप्लाई कराने की नीड नहीं है। अगर आप ऑप्शन को देखोगे, देखो जीरो तो आना ही आना है क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई होनी है। ठीक है, तो आपको जो है पहले तो यही दो ऑप्शन कट कर देना चाहिए, क्योंकि जब 10 है लास्ट में तो जाहिर सी बात है जीरो तो आएगा ही आएगा। बचे आपके दो ऑप्शन बचे हैं, तो जाहिर सी बात है यूनिट डिजिट्स आप इजीली कर सकते हो, जीरो तो आएगा ही आएगा। तो 6 8 48 होता है, तो लास्ट में क्या आना था, 8 आना था, और वही आपका मैच हो गया है। ठीक है, तो 10th प्लेस पर 8 आना था, मैच हो गया, इजीली सॉल्व कर लिया है। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है आपको। अच्छा, यहाँ पर अगर आप चाहो तो मीटर को सेंटीमीटर में या फिर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर सकते हो, कोई ऐसी जरूरी नहीं है कि आप जो है इसे सेंटीमीटर में ही चेंज करें। आप पूरे क्वेश्चन को या तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो या फिर मीटर में कन्वर्ट कर लो। मेरे लिए सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके उसे कैलकुलेट करना आसान था, तो इसलिए मैंने किया। तो जैसे जिस तरह की कैलकुलेशन आपको इजी लगती है, आप वैसे इस क्वेश्चन को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ठीक है, पूरे क्वेश्चन को। ठीक है, चलो आई होप ये आपको क्लियर होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 36 small squares of dimensions 1 into 1 are aligned horizontally, then what is the area of the figure obtained। आपसे कहा गया है छोटे छोटे से 36 स्क्वायर्स जो है रखे गए हैं। ठीक है, 36 स्क्वायर्स रखे गए हैं और हर स्क्वायर की जो डायमेंशन है वो कितनी है, 1 into 1 है। अब स्क्वायर की डायमेंशन की बात हुई है तो स्क्वायर से रिलेटेड कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, वर्ग कहते हैं, है ना, हिंदी में स्क्वायर को। अब देखो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है ए स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर, साइड स्क्वायर इसे बोलते हैं, या फिर आप लिख लो साइड स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर्स की जितनी भी साइड्स होती हैं वो सब बराबर होती हैं, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। ठीक है, और इसका ईच एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री। तो 4 एंगल होते हैं इसमें और हर एंगल आपका कितने डिग्री का हो जाता है, 90 डिग्री का। ठीक है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी आपका 90 डिग्री का। ये साइड अगर ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। तो अगर हम आपसे इसका पैरामीटर पूछूं तो कितना आएगा, 4a, है ना, चारों ए को आप ऐड कर दोगे। आपको मैंने ये बता दिया है इसका एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी स्क्वायर के बारे में। अब आते हैं क्वेश्चन पे, अब आप क्वेश्चन आसानी से समझ पाओगे। ठीक है, 36 छोटे छोटे स्क्वायर हैं जिनकी डायमेंशन आपको गिवन है। तो आपसे पूछा है फिगर का एरिया कितना होगा, तो 36 ही होगा, जाहिर सी बात है।
है ना। जब 36 स्क्वायर है तो इस तरह से 36 होता रहेगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका 36 ही आएगा, क्योंकि डायमेंशन आपकी 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर है। 2 इंटू 2 होता तो कितना आ जाता आपका, 2 इंटू 2 होता तो 4, एंड 4 को 36 से मल्टीप्लाई करा देते तो कितना आ जाता आपका, जो भी आंसर होता आप यहाँ पे इजिली मेंशन कर देते, ठीक है। मान लो यहाँ पर जो है डायमेंशन 1 इंटू 1 ना देकर 2 इंटू 2 होती, ठीक है। तो क्या करते आप 36 इंटू 4 कर देते, ठीक है। मान लो 3 इंटू 3 होती तो क्या करते 36 इंटू 9 कर देते, है ना, क्योंकि 36 तो स्क्वायर है और एक स्क्वायर का एरिया क्या है आपका 9 है। तो कितना एरिया कवर करेगा टोटल 36 इंटू 9 एरिया वो कवर करेगा, समझ गए ना। एक्चुअल में यहाँ पर जो हुआ है वो आपका 36 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर हुआ है, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो 36 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, तो कितना आ जाएगा आंसर 36, ठीक है। ये इसका डिटेल सोल्यूशन है। आई होप आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। चलो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे कहा गया है जो कॉस्ट ऑफ ट्रेवलिंग है फर्स्ट 2 किलोमीटर बाय बस इज ₹25 per kilometer and ₹8 increases after that. The fare charges ₹248. What is the total distance traveled by bus? आपसे कहा गया है मान लीजिए आप बस में जा रहे हैं, तो अगर आप 2 किलोमीटर तक जाते हो, सिर्फ 2 किलोमीटर तक, तो आपसे जो है 25 पर किलोमीटर के हिसाब से आपसे पैसे चार्ज किए जाएंगे। मतलब अगर आप 2 किलोमीटर गए हो तो आप कितने पैसे दोगे, आप जो हो 50 रुपए दोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप 2 किलोमीटर से ज्यादा जाते हो तो क्या होगा, तो 50 रुपए तो दोगे हर किलोमीटर में, साथ में आपको 8 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, ठीक है। लिखा हुआ है ना 50 नहीं सॉरी 25 रुपए तो दोगे ही दोगे, साथ में 8 रुपए इंक्रीज हो जाएंगे आपके हर किलोमीटर पे। मतलब 2 किलोमीटर बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हो तो 8 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज आपसे किए जाएंगे। तो कितना हो जाएगा एक्चुअल में आपसे 33 रुपीज चार्ज किए जाएंगे, ठीक है, 2 किलोमीटर बाद। लेकिन आपसे कहा गया है कि 248 रुपीज जो है आपसे चार्ज किया गया है। ये कितना है 248 रुपीज है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये इट मीन 2 किलोमीटर से ज्यादा चला होगा, तो 2 किलोमीटर तक तो इससे 50 रुपए लिए गए होंगे। तो अगर मैं इसमें से 50 रुपए माइनस करा दूं, मैंने कहा भाई मैं 2 किलोमीटर गई थी तो मेरे 50 रुपए लगे थे, बचे कितने मेरे 198 रुपीज बचे। अभी जो 198 रुपीज है मैंने किस हिसाब से दिए होंगे कि भाई मैं 33 के हिसाब से गई होंगी कि हर किलोमीटर पे मैंने कितने रुपए दिए। अब मैंने हर किलोमीटर पे आपको 133 रुपीज दिए, सॉरी 33 रुपीज दी है, ठीक है। मतलब 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर जितने भी किलोमीटर गया है तो कितने दिए हैं 33 रुपए दिए। तो कितनी बार में जाएगा 6 बार में, है ना, 6 बार में गया। तो 2 किलोमीटर के तो 50 रुपए ये दिए है ना 2 किलोमीटर, और इसके कितने रुपए हो गए 6 किलोमीटर ये हो गए, तो टोटल कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर। और यही क्या है आपका आंसर। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, समझ में आया ना अच्छे से क्वेश्चन। देखो हुआ क्या, आप जो देखो अब आंसर आ गया है तो ज्यादा अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। आपको जो है 8 किलोमीटर जाना था, ठीक है। तो बस वाले ने कहा भैया सुनो 2 किलोमीटर तक तो आपको जो है 25 रुपए के हिसाब से देना है कि हर किलोमीटर पे आपको 25 रुपए लगेंगे 2 किलोमीटर तक, ठीक है। लेकिन 2 किलोमीटर से ज्यादा अगर आप जाते हो, जैसे कि आपको 8 किलोमीटर जाना है मतलब 6 किलोमीटर, इस 6 किलोमीटर पे आपको 33 रुपए लगेंगे, ठीक है। तो आपने कहा भाई सही है, तो 2 किलोमीटर के हिसाब से आपने कितने दिए 50 रुपए ये दिए, और 33 के हिसाब से आपने 198 रुपीज ये दिए। तो आपको टोटल कितने पैसे देना पड़े 248 रुपीज आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। आई होप अब आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। डाउट अगर किसी भी क्वेश्चन में है, कोई भी आपकी परेशानी है मैथ से रिलेटेड, तो आप मुझे मैथमेटिक्स बाय फैक्टर मैम ग्रुप में पूछ सकते हो, ठीक है। चलो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई कराया गया है लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर से, और फिर डिवाइड करा दिया गया है 2 डिजिट के सबसे छोटे ऑड नंबर से। तो बताओ क्वेश्चन क्या होगा। तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर आपका होता है 999, जिसको मल्टीप्लाई कराया गया है लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर से, मतलब 99 से, और जो है डिवाइड कराया गया है 2 डिजिट के ऑड नंबर से। तो 2 डिजिट का सबसे छोटा ऑड नंबर क्या होता है आपका 11, है ना। 10 तो इवन है तो 11 ही आपका सबसे छोटा ऑड नंबर है। बस अब इसे सॉल्व कर लो, 11 से ये चला जाएगा आपका कितना 9 बार,
और 999 को जब हम 9 से डिवाइड करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 8991। ठीक है, ये क्या है इसका आंसर। ठीक है, अब 99 को 9 से मल्टीप्लाई कराना, ये सब शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, बहुत इजी। ठीक है, किसी दिन मैं आपके लिए सेशन लेकर आऊंगी इसका, जो है किस तरह से 101 इंटू 101 को अगर आप मल्टीप्लाई करा दो तो क्या आता है, ये सारी चीजें मैं आपके लिए लेकर आऊंगी जिससे आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, तो नाउ यू कैन नोट दिस, देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एडिटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर 0 इज, ये क्या है? इसका आंसर है 0। देखो ये आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी होती क्या है? पूर्ण संख्या क्या होती है ये समझिए। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप किसी नंबर में कोई नंबर ऐड करो तो जुड़कर क्या आना चाहिए? वही नंबर आ जाना चाहिए। जैसे कि अगर मैं 0 में 0 ऐड करूंगी तो कितना आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। ठीक है, एंड आइडेंटिटी एलिमेंट सच एज 0 इन द ग्रुप ऑफ होल नंबर्स अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, है ना, जो आपका और किसके ऑपरेशन में रहेगा? एडिशन के, मतलब ऐड करो। दैट इज द गिवन मैथमेटिकल सिस्टम लीव्स अनचेंज्ड एनी एलिमेंट ऑफ टू विच इट इज एडिड, है ना, तो कोई भी एलिमेंट जो है अनचेंज, है ना, यहाँ पर नहीं होगा। अगर आप देखो चेंज नहीं हुआ ना, यहाँ पर अनचेंज ही रहा, वो बदला तो नहीं ना। 0 में 0 ऐड करो तो 0 ही आएगा ना, 0 प्लस 1 करोगे तो 1 ही आना है। ठीक है, तो ये वाली चीज है कि वो आपका जो एलिमेंट है वो चेंज नहीं होगा, तो इस केस में आपका आंसर क्या बनेगा? 0 बनेगा। ठीक है, चलो नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अ नंबर इज लेस देन 50। भाई एक नंबर है जो 50 से छोटा है लेकिन वो 50 के आधे से बड़ा है। अब 50 का हाफ क्या होता है भाई? 25 होता है। तो 25 से तो नंबर बड़ा है लेकिन 50 से नंबर छोटा है। चलो ठीक है, और जो नंबर है वो 30 से 40 तक की रेंज में है। चलो 30 से 40 तक की रेंज में है, और उसका वंस डिजिट जो है वो ट्वाइस है 10 डिजिट से। जो वंस डिजिट है वो ट्वाइस है 10 डिजिट से। तो देख लो भाई, पहले तो एलिमिनेट कर दो, कौन से? 24 कट जाएगा एंड 48 कट जाएगा। क्यों कटेगा? क्योंकि नंबर जो है 20 और 30 के बीच में है। अब इन दोनों को चेक कर लो। आपसे कहा गया है जो यूनिट डिजिट है, मतलब ये नंबर है ना। अब आपको पता है, जैसे कि मैं यहाँ पर 10 लिखती हूँ तो ये 0 आपका यूनिट डिजिट से हो जाएगा और 1 आपका 10th डिजिट हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिट डिजिट जो है इससे डबल है 10 से, तो 8 तो 3 से डबल है नहीं, तो ये तो कट जाएगा। लेकिन क्या 6 3 से डबल है? ऑफ कोर्स है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, है ना। ये तो क्वेश्चन इजी था, आई होप कि आपको क्लियर हुआ। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। A train departs from its starting point on 29th June 23:55 and reaches its destination on 2nd July 5:20. फाइंड टोटल टाइम। भाई एक ट्रेन है वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 29 जून को चलती है, ठीक है, और टाइमिंग कितना थी? 23:55। मतलब मैं इसे कह सकती हूँ 11 बजने में 5 मिनट, है ना, 11:55। ठीक है, और डेस्टिनेशन ये पहुंचती है 2 जुलाई को। कब? 5:20 पर। अब ये पीएम है एएम है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर मेंशन होता तो उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते, बट नहीं है मेंशन तो स्किप कर दो। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर मैं टोटल 12 बजा लेती हूँ। 12 बजते ही क्या लग जाएगी? 30 जून लग जाएगी। मैंने कहा 30 जून, 12 बज गए। ठीक है, अब 30 जून से 5 मिनट है यहाँ पर। ठीक है, 5 मिनट्स में यहाँ पर लिख देती हूँ जिससे कि जो है आपको ध्यान रहे। ठीक है, 30 जून हो गई यहाँ पर। अब 30 से 31 जून तक, ठीक है, और वो भी 12 से 12 तक, कितने घंटे हो जाएंगे? 24 घंटे। ठीक है, अब 31 से 1 जुलाई तक, 1 जुलाई के 12 PM तक कितने हो जाएंगे? 24 घंटे यहाँ से यहाँ तक हो जाएंगे। तो 48 तो ये हुआ। अब सेकंड पर अगर आप देखो तो 12 फिर बचेंगे। ठीक है, 2 जुलाई, ये मैं रफ कर देती हूँ। ठीक है, 2 जुलाई लग जाएगी, फिर आपका कितना हो जाएगा? 12, फिर 24 घंटे हो जाएंगे। अब 2 जुलाई पे जैसे 12 बजेंगे तो यहाँ तक कितना हो जाएगा आपका? ज्यादा आ रहा है ये तो, है ना। हम्म,
30 जून को 12 बज गए, 30 से 31 कितना लगेगा आपका 24 घंटे, ऐसे ही कैलकुलेट कर लो, ठीक है। 30 से 31 24 घंटे हो गए, 31 से पहली फिर 24 घंटे और पहली से दूसरी फिर 24 घंटे, ठीक है। तो ये तो हो गए, और फिर आपका 5 घंटे, ये 5 घंटे 20 मिनट ये, ठीक है, और 5 मिनट उसके थे, ये वाले 5 मिनट, तो टोटल कितना हो गया 4 4 8 9 10 11 12 17, और ये आपका हो गया 77 एंड 25, 77 मिनट 77 घंटे और 25 मिनट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये समझ गए होंगे, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई ना। एक बार और समझा देती हूँ, ठीक है, इससे आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर जो है 5 मिनट तो आप अलग लिख लो, ठीक है, 5 मिनट आपने तो अलग लिख लिए। हम तो डायरेक्ट 30 जून की बात कर रहे हैं कि 30 जून को 12 बजे के टाइम ट्रेन चलती है और पहुंची कब, हम कहते हैं कि भाई 2 जुलाई को जो है 12 बजे ही वो पहुंचती है, ठीक है। तो 30 जून से 2 जुलाई तक कितना हो जाएगा, 30 31 पहली, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 3 दिन, 3 दिन हो गए। अब एक दिन में आपके 24 घंटे होते हैं, तो 3 दिन में कितने हो जाएंगे 72 घंटे, ठीक है, 3 दिन में आपके 72 घंटे हो गए। अब 3 दिन में 72 घंटे प्लस 5 मिनट वो, और आपका 5 घंटे ये, ठीक है, 5 घंटे ये हो जाएंगे 5 आवर्स, और साथ में 20 मिनट इसके साथ, और ये 5 मिनट ये वाले, तो कितना हो जाएगा आपका टोटल 77 आवर्स एंड आपका 25 मिनट्स, ठीक है। ये आपका शॉर्टकट मेथड था, डायरेक्ट डे काउंट करो, मल्टीप्लाई कराओ और आंसर आप टिक करो, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। इसमें नॉर्मली बस आपका टाइम पूछा था, टोटल टाइम, तो आपका 77 घंटे 25 मिनट्स लगेंगे। If remainder is 5, question 4 and divisor 4 times the remainder, what is the dividend? डिविडेंड आपसे पूछा गया है। शेषफल 5 है, भागफल 4 है और भाजक शेष का 4 गुना है, तो आपको बताना है डिविडेंड। तो आपको ये फॉर्मूला तो पता ही होगा, डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। बस से मैं पुट कर दो, जो डिवाइजर है वो 4 टाइम किसका है, रिमाइंडर का, तो डिवाइजर आपका हो जाएगा 4 × 5 मतलब 20, ये क्या है आपका डिवाइजर। तो डिवाइजर तो आपका 20 है, क्वोशिएंट कितना है, क्वोशिएंट आपका 4 है और रिमाइंडर कितना है 5 है, तो कितना हो जाएगा 80 और 5 85 है ना, तो 85 आपका आंसर हो जाएगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, फॉलोइंग आर सम क्वेश्चंस पोस्ड बाय द टीचर इन द मैथमेटिक्स क्लासरूम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो इसके लिए तो पहले आपको ये पता होना चाहिए ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते क्या है, ठीक है। इसके लिए पहले आपको ये चीज पता होना चाहिए। तो देखो ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब होता है कि मतलब जब आपके पास पूरी फ्रीडम हो अपने क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की, ठीक है। जैसे कि इसको मैं एक अच्छे एग्जाम्पल से समझाती हूँ, इसी में समझा देती हूँ, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पर 2 है, इसका जो आंसर है वो है आंसर नंबर बी। क्यों है आंसर नंबर बी, तो देखो 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, जैसे मैंने कहा भाई एक होता है आपका ओपन एंडेड और एक होता है आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें ओपन एंडेड का पूछा था, तो टेल मी एनीथिंग मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन अबाउट यू नो अबाउट रोम्बस। अगर मैं अभी आपसे कहूँ कि भाई मुझे रोम्बस के बारे में आप कुछ भी मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन दीजिए, तो आपके पास पूरी फ्रीडम हो गई बताने के लिए रोम्बस की। भाई रोम्बस की जो है 4 साइड्स होती हैं, ऑल 4 साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। उसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं और जो है वो वर्टेक्स एंगल को भी बाइसेक्ट करते हैं। ये सारी चीजें आप मुझे बता सकते हो, रोम्बस का आप एरिया बता सकते हो, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन आप बता सकते हो मुझे थोड़ी बहुत, ठीक है। पर्टिकुलर नहीं बताओगे ना, मतलब जैसे कि ये है व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्किल हुज डायमीटर इज 10। अब इसका तो एक ही आंसर होगा ना। अब इसका अगर मैं आंसर की बात कहूँ तो इसका तो एक ही पर्टिकुलर आंसर होगा ना, इसके साथ आप छेड़खानी नहीं कर सकते, जो पूछा गया है वही आंसर होगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, तो आप इसका आंसर एक ही होगा साइड स्क्वायर। मैनिपुलेट करके अपने हिसाब से आप मुझे नहीं बता सकते, ये वाली चीज हो गई ना।
लेकिन अगर आप इसकी बात करो, टेल मी अबाउट एनीथिंग, अगर मैं आपसे कहूँ कि रोम्बस के बारे में कुछ बताइए मुझे, या फिर मैं आपसे कहूँ रेक्टेंगल के बारे में मुझे कुछ बताओ, तो आपको जो दिल चाहेगा वो बताओगे, जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी रोम्बस, रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर से रिलेटेड है ना, वही आप मुझे बताओगे। ठीक है, तो जो अपने हिसाब से जो आप मुझे चीजें बताओगे, मतलब मल्टीपल आंसर एक तरह से जो हो जाएंगे, तो वो आपके हो जाते हैं क्या, ओपन एंडेड क्वेश्चन। लेकिन जिनका एक ही सटीक आंसर होता है वो हो जाते हैं आपके क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है आप मल्टीपल आंसर मुझे दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सब मेंशन भी कर रखा है आपके लिए कि ओपन एंडेड को हम डाइवर्जेंट भी बोलते हैं। देखो है ना, डाइवर्सिटी, इसकी डाइवर्सिटी ज्यादा होती है, डाइवर्जेंट होते हैं ये। ठीक है, इसको इसकी वजह से डाइवर्जेंट भी बोला जाता है। क्लोज एंडेड को कन्वर्जेंट बोला जाता है, कन्वर्जेंट होता है, मल्टीपल आंसर इसके नहीं होते, एक ही आंसर रहता है बेसिकली इसका, तो इस वजह से ये आपके क्लोज एंडेड क्वेश्चन रहते हैं। तो ये पढ़ लेना, पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, according to the Van Helle levels of geometry at level 2 a child is able to, तो लेवल 2 की बात हुई है, तो लेवल 1 इसके जो लेवल हैं वो आपके लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4 रहता है। ठीक है, तो इस तरह के इसके लेवल रहते हैं। अब लेवल 2 की जो बात कही है, तो लेवल 2 के अकॉर्डिंग क्या होता है कि इसमें जो है ये रिलेशनशिप, इसमें जो है स्टूडेंट जो है या फिर किड्स अच्छे से समझ पाते हैं प्रॉपर्टीज एंड फिगर में। ठीक है, मतलब जैसे कि स्क्वायर और रोम्बस स्टूडेंट को दे दिया जाए तो वो अच्छे से उनको रिलेशनशिप पता होगी कि स्क्वायर और जो है रोम्बस में क्या रिलेशनशिप है और क्या उसमें डिफ्रेंसिएशन है। ठीक है, ये चीज़ें जो है इसमें आ जाती है लेवल 2 में। ठीक है, इसका मैं आगे आगे जो है पूरा पीटीएफ मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है लेवल 0 से 4 तक की, तो वरीड मत होना, उसमें आप सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लेना। बहुत ही इजी वे में मैंने सारी चीज़ें उसमें डिस्क्राइब की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, अ टीचर आस्क्स द फॉलोइंग क्वेश्चन टू द क्लास। टीचर जो है कुछ क्वेश्चन क्लास में पूछती है, एक ही क्वेश्चन पूछती है, क्वेश्चन टू द क्लास। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सेट ऑफ नंबर हुज मीन्स इज 50। मैं आपसे, चलिए मैं ही आपसे पूछ लेती हूँ कि भाई एक ऐसा सेट ऑफ नंबर जो है फाइंड करो जिसका मीन क्या होना चाहिए, 40। मीन का मतलब क्या है, एवरेज, है ना, कि एवरेज 40 होना चाहिए। तो ऐसे तो बहुत ढेर सारे नंबर हो सकते हैं। अब कोई स्टूडेंट कोई सेट बनाकर लेकर आएगा, कोई स्टूडेंट कोई सेट बनाकर लेकर आएगा, कोई स्टूडेंट कोई सेट बनाकर लेकर आएगा, ढेर सारे सेट्स मेरे पास हो जाएंगे, राइट। तो इस केस में ये क्वेश्चन क्या ओपन एंडेड हुआ या फिर क्लोज एंडेड हुआ। अगर ये ओपन एंडेड होता तो एक ही होता इसका आंसर, है ना, ये हर स्टूडेंट का आंसर सेम होता। अगर ये क्लोज एंडेड होता, अगर ये क्वेश्चन क्लोज एंडेड होता तो हर स्टूडेंट का आंसर एक ही होता, पूरी क्लास का आंसर एक होता। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये क्लोज एंडेड है। अब भाई 40 मीन तो किसी भी आप सेट का बना सकते हो ना अपने हिसाब से, तो हर स्टूडेंट की अलग अलग क्या होंगे, आंसर होंगे, मतलब अलग अलग सेट होंगे। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, ये ओपन एंडेड हो जाएगा। ठीक है, जब मल्टीपल आंसर ओपन एंडेड, जब वन आंसर तो क्लोज एंडेड। ठीक है, चलो ये सब मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब कर रखा है, इसे आप देख सकते हैं। रोहित रियलाइज दैट अ स्क्वायर इज बोथ। अब रोहित को ऐसा लगता है कि जो स्क्वायर है ना, ये दोनों है, ये जो है रोम्बस भी है, ये रेक्टेंगल भी है। अभी तो बड़ी अजीब बात हो गई, मतलब इसको कोई फिगर दिखाई गई है रोहित को, अब ये सोच रहा है ये स्क्वायर है, या फिर ये मुझे लग रहा है ये रोम्बस है, या फिर शायद ये रेक्टेंगल हो सकता है। ठीक है, अब ये वाली जो इसे दिक्कत है, तो इस चीज को आप क्या कहोगे, ये कौन से स्टेज पर होगा। तो भाई ये जो है ना, ये जो है ना, एक तरह से ये एनालाइज ही नहीं कर पा रहा है, इसका जो विजुअल थिंकिंग है ना, ये वो ही नहीं समझ पा रहा है कि एक्चुअल में फिगर कौन सी है। ठीक है, स्क्वायर है या फिर आपका रोम्बस है या फिर रेक्टेंगुलर जो फिगर है। जैसे मैंने कहा भाई ये क्या है, तो उसने कहा भाई या तो ये जो है रोम्बस है या फिर ये आपका रेक्टेंगल है ना। ये वाला जो कंफ्यूजन स्टूडेंट को होता है, तो ये क्या होती है, ये जो है स्टूडेंट इसमें एनालाइज नहीं कर पाता कि एक्चुअल में ये रोम्बस है या फिर ये रेक्टेंगल है, क्योंकि भाई रोम्बस की प्रॉपर्टीज अलग हैं, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज अलग हैं, प्रॉपर्टीज अलग हैं। तो भाई जाहिर सी बात है उसको जो है एनालाइज करने में दिक्कत हो रही है। तो वो कौन से लेवल पर है, लेवल फर्स्ट पर। यही वैन हेल्डी की थ्योरी है, लेवल फर्स्ट जो है वो किसके लिए होता है, एनालाइज के लिए। ठीक है, कि स्टूडेंट जो है देखकर समझ पाए चीज़ों को कि भाई सर्किल और स्फीयर में क्या डिफरेंस है एक तरह से। ठीक है, ये वाली चीज़ हो जाती है।
रिकॉग्नाइजेशन में क्या होता है, रिकॉग्नाइजेशन में जैसे कि सर्किल है तो उसको जो है अगर वो सन देख रहा है तो वो भी उसको सर्किल नजर आएगा, ठीक है, या फिर वो फुल मून देखेगा तो वो भी एज अ सर्किल उसे वो बोल सकता है, ठीक है। डिडक्शन मतलब अपने हिसाब से जो है वो डिटेक्शन कर सकता है चीज़ों में। और लेवल 2 का हो जाता है रिलेशनशिप, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके लिए मेंशन कर दी हैं, ठीक है। ये रहा आपका लेवल 0, आपका विजुअलाइजेशन रहता है, फर्स्ट में एनालिसिस, सेकंड में एब्स्ट्रैक्शन, थर्ड में डिडक्शन और रिगर आपका फोर्थ रहता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, इन एन इंक्लूसिव मैथमेटिक्स क्लासरूम व्हाट वुड बी योर स्ट्रेटेजी फॉर एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ विजुअली चैलेंज्ड लर्नर्स, है ना। अब होता है कि बहुत से स्टूडेंट को दूर का नज़र नहीं आता है या फिर उनका जो विजुअलिटी होती है वो क्लियर नहीं होती है। तो उस केस में आप क्या करोगे इन स्टूडेंट के साथ। अब भाई ऐसा तो है नहीं कि आप जो उन्हें स्पेशल एजुकेटर के पास भेज दो, नहीं भाई इससे कोई मतलब नहीं है, या फिर आप उनसे कहो कि भाई ऐसा करो तुम मैथ्स को छोड़ो, मैथ्स तो तुम्हारी समझ में आती है नहीं, मैथ्स को तुम समझ पाते नहीं हो, ऐसा करो सब्जेक्ट ही छोड़ दो, है ना। ये बहुत बैड मैनर्स हो जाएगा। आप ऐसा भी नहीं करोगे कि कोई जिस बच्चे के मैथ्स में ज़्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं उसके साथ बिठा दो, क्योंकि भाई वो बच्चा जो है खुद सीखने के लिए आया है, किसी और बच्चे को सिखाने नहीं आया है। सिखाने की जिम्मेदारी एक टीचर की होती है, तो जाहिर सी बात है ये आपका डी भी नहीं होगा। तो आपको क्या करना है भाई, आपको एक बढ़िया सी डिज़ाइन करनी है क्लास की, जिससे कि क्लास के हर स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आना चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट वीक हो चाहे वो स्ट्रांग हो। मतलब इस तरह से क्लास को लेकर जाना चाहिए कि आप जो है अच्छे से हर एक बच्चे तक पहुंच जाएं, इनफैक्ट उन बच्चों तक भी जिनकी मैथ जो है वीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ना, डिजाइन ऑल्टरनेट टीचिंग लर्निंग, है ना। एक ऑल्टरनेट टीचिंग लर्निंग आप जो है डिजाइन कीजिए एंड असेसमेंट मेथड, है ना। जिससे क्या होगा कि जो बच्चा है उसको जो है सीखने में आसानी होगी, ठीक है। तभी तो मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझाती हूँ कि जो वीक स्टूडेंट्स हैं जो थोड़ी देर से कैच करते हैं चीज़ों को तो वो भी अच्छे से समझ पाए, और जो है ही भाई जिनको बहुत जल्दी चीज़ें कैच कर लेते हैं वो भी अच्छे से समझ पाए, ठीक है। तो इसलिए आप फटाफट वीडियो को शेयर कर दो इसी बात पे, है ना। चलो, और लाइक भी। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्ड द नेचर ऑफ द मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के नेचर के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आप जो अपने आप टिक कर सकते हो। बहुत आसान है, इसका आंसर पढ़ के ही समझ जाओगे। आर्ग्यूमेंटेशन स्किल्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन कंस्ट्रक्शंस ऑफ मैथमेटिकल नॉलेज, नहीं, इससे कोई भी मतलब नहीं है। मैथमेटिक कॉन्सेप्ट आर हायरार्किकल इन नेचर, नहीं, हायरार्किकल तो नेचर के नहीं होते हैं। प्राइमरी लेवल मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड एब्स्ट्रैक्शन, मैथमेटिक्स कैन नॉट बी टॉट विदाउट टेक्स्ट बुक, नहीं, तो एक ही है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हायरार्किकल नेचर से तो कोई मतलब ही नहीं है इसका, ठीक है। और टेक्स्ट बुक नहीं होगे तो क्या पढ़ोगे, नहीं, इससे भी कोई मतलब नहीं है। आर्ग्यूमेंटेशन स्किल्स ऑफ कोर्स रिक्वायर्ड होती है, नॉट रिक्वायर्ड से कोई मतलब ही नहीं है। मैथ्स में अच्छा खासा आर्ग्यूमेंटेशन होते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो ना, लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, और जो है वीडियो पसंद आई है तो फटाफट लाइक का बटन भी दबा दो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, नहीं भाई ट्रू नहीं है। स्टेटमेंट नंबर 2 इज नॉट यूज इन कार्डिनल सेंस, कार्डिनल सेंस में कौन सा इसमें यूज नहीं हुआ है। अब भाई ये कार्डिनल क्या होते हैं और आपके ऑर्डिनल्स क्या होते हैं ये समझ लो। देखो कार्डिनल नंबर जो होते हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन होते हैं। सिंपली ये काउंटिंग के लिए, अगर क्वांटिटी और काउंटिंग के लिए यूज में किए जाते हैं ना। क्वांटिटी जैसे कि मैं कह दूं कि फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, तो ये तो हो जाएंगे आपके ऑर्डिनल नंबर, फर्स्ट सेकंड जैसे आके आपकी क्लास चलती है, ठीक है। या फिर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर ना। तो मैं आपने थोड़े बोलते हो कि भाई मेरा जो घर है ना वो जो है 2 नंबर पर है। 2 नंबर क्या होता है भैया, भाई मेरा फ्लोर जो है वो 3 नंबर पे है। 3 नंबर नहीं भाई, थर्ड फ्लोर आएगा, है ना, तीसरे माले पर है ना, तीसरा आएगा। तो ये जो होते हैं आपके ऑर्डिनल होते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ भाई आपके पास कितने रुपए हैं, मेरे पास 50 रुपए हैं, मेरे पास 100 रुपए हैं, है ना, तो आप प्रॉपर नंबर बता रहे हो तो वो क्या हो जाएंगे आपके कार्डिनल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें से आपको बताना है यहाँ पर जो 2 है वो कार्डिनल नंबर में कहाँ नहीं है। तो अगर आप देखो तो भैया यहाँ पर है 2 रूम बिल्कुल सही है, 2 टीम बिल्कुल सही है, 2 पेंसिल्स बिल्कुल सही है। सेकंड फ्लोर यहाँ पर है तो सही, लेकिन सेकंड जो है वो आपका कार्डिनल नंबर नहीं है, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर डी, ठीक है। तो सेकंड क्या है आपका, ये आपका ऑर्डिनल है, ठीक है। चलो
आई होप ये आपको क्लियर होंगी। पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगी जिसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास चली जाएगी। तो पीडीएफ के लिए आपको ज्वाइन करना है मेरा टेलीग्राम ग्रुप। कहाँ गया ये, ठीक है, मैथमेटिक्स बाय फाकरा मैम, ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप है। और जो है कोई भी डाउट हो मुझे पूछ लेना, वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी क्वेश्चंस। किसके सिखाने थे यार, मैं भूल भी गई क्वेश्चंस। आपका क्या चल रहा था एडवांस मैथ्स में? एडवांस मैथ्स में आपका ट्राइंगल चल रहा था जिसमें मैंने आपको 4 सेंटर कंप्लीट कराए थे, ठीक है। तो इन 4 सेंटर से रिलेटेड आगे के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। मैंने कंप्लीट करा दिया। और अच्छा, मैंने आपसे बोला भी था कि जो 4 सेंटर है मैं साथ में इनको रखकर आपको बताऊंगी कि किसमें क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटी है, ठीक है। तो वो नेक्स्ट क्लास में रहेगा और हम ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे ट्राइंगल से रिलेटेड, ठीक है। और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास रहेगी आपकी वो रहेगी पेपर 2 की, ठीक है, सीटेट पेपर 2 ज्वाइन कर लेना। अब कब होगी? आज है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। थर्सडे अब आपकी क्लास होगी जिसमें मैं पेपर 2 कराऊंगी, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।